हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ आईडी ग्राउंड। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 10 के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो मैं आपके लिए लेक्चर ला रहा हूँ ये फुल बेस्ड है एनसीईआरटी के न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न पे, जहाँ पर हम देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके। चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी क्लास 12 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 3 तरह के क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। एंड बिलीव मी, इस लेक्चर के बाद आपको किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पर हमने सारे मेन क्वेश्चन पुट अप किए। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी क्लास 12 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द 2 अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेज। चलो, 2 अल्कोहलिक ड्रिंक बतानी है जो कि डिस्टिलेशन से बने और एक बिना डिस्टिलेशन वाली। ओके, तो देखो डिस्टिलेशन से जो बनती है वो बनती है विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है। और बिना डिस्टिलेशन की प्रोसेस बनती है वाइन, बियर। तो ये वाइन और बियर, ठीक है, ऐसे याद रख लो, BW, बियर वाइन। ओके, या फिर वाइन बियर। वाइन एंड बियर जो होती है वो बिना डिस्टिलेशन की बनती है। और वहीं अगर मैं बात करूं विस्की, ब्रांडी, रम, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से थ्रू बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा था आपको। आप देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आपको पूछा है कि अल्कोहलिक ड्रिंक बताओ, ठीक है, जो डिस्टिलेशन से बने, बिना डिस्टिलेशन से बने। तो आपको सिर्फ नाम नाम ही लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना चालू करते हैं, डिस्टिलेशन वाली क्या होती है, फिर लिखते हैं विदाउट डिस्टिलेशन वाली क्या होती है, फिर उसके एग्जाम्पल देते हैं। अरे भाई, मिलेंगे तो 2 ही मार्क्स ना। हाँ, और यहाँ पे आपको लिखा भी होता है मैक्सिमम वर्ड्स जो है 20 रहते हैं। मैक्सिमम वर्ड्स कितने रहते हैं? 20। तो आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो आपसे पूछा था नेम 2 अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेज, बाय डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन। तो बाय डिस्टिलेशन बनती है विस्की, ब्रांडी, रम, और विदाउट डिस्टिलेशन बनती है वाइन एंड बियर। ओके, नाउ वी मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मेंशन एनी 2 other function of lactic acid bacteria that are useful to human। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जानते हो कौन सा होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? जो दूध को, जैसे मान लो ये मिल्क है, जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है, MIL के मिल्क को कर्ड में बदल देता है। ठीक है, जैसे एक कहानी सुनना, एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी मम्मी ने मेरे को बोला, मेरी मॉम मेरे को बोल के गई है कि ये जो दूध है, यहाँ पर उन्होंने मेरे को दूध दिया है, बोले कि इस दूध को गर्म करके फ्रिज में रख देना। ठीक है, अब अपन तो लड़के हैं और अपन बिल्कुल भूल जाते हैं, घर का काम अपने को बिल्कुल नहीं आता। ये दूध को गर्म करने की जगह मैंने बाहर ही रख दिया और इसको कवर भी नहीं किया प्लेट से, ऐसे ही बाहर ओपन रख दिया इस तरह से। ठीक है, अब जो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, या फिर आप बोल लो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया ने देखा, अरे वाह, दूध खुला रखा हुआ है, तो ये आया और यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हो गया, और इसने, इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने दूध को दही में बदल दिया, कर्ड में। ओके, तो इस तरह से दूध दही में बदलता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है, मेंशन एनी 2 other फंक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को और आप क्या कह सकते हो? सबसे पहले ये देख लो, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आप कह सकते हो। ठीक, चलो, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस इन ह्यूमन इंटेस्टाइन सिंथेसिस विटामिन B12। हमारे अंदर विटामिन B12 बनवाएगा कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन ह्यूमन स्टमक चेक द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब।
हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक करेगा। कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, तो आपसे दो फंक्शन पूछे थे, ये आपके दो फंक्शन। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट इट एड्स। अब ये एड्स वो वाला नहीं है तुम्हारा HIV वाला। एड्स का मतलब होता है बायो में, अगर साथ लिखो तो हेल्प, तो आप हेल्प ही लिख देना, ठीक है, जिसको कंफ्यूजन हो जाए। इट हेल्प इन डाइजेशन, आपके डाइजेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करेगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डू माइक्रोराइजा फंक्शन एज अ बायो फर्टिलाइजर? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। माइक्रोराइजा जो है कैसे बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है, एग्जांपल से समझाइए। देखो, जैसे मान लो ये प्लांट है, वेट अ मिनट, आई डोंट नो इस मार्कर, सबसे पहले क्लियर करते हैं फिर प्लांट बना के बताते हैं। ये प्लांट है और इसकी रूट्स है, क्या है? रूट्स। अब इस रूट्स को अगर मैं देखूं, जो बड़े बड़े प्लांट्स के रूट्स है, यहाँ पर क्या होता है? माइकोराइजा, माइकोराइजा, ये रहा, ठीक है। तो माइकोराइजा जो है एक फंजाई है जो कि एसोसिएटेड रहती है। कहाँ पर एसोसिएटेड रहती है, किसके साथ रहती है? जो माइकोराइजा फंजाई है वो साथ रहती है हायर प्लांट के रूट से, ठीक है। मैंने आपको बताई हायर प्लांट्स और उनके रूट्स बताई, तो उनके रूट्स के साथ एसोसिएटेड कौन रहती है? माइकोराइजा फंजाई। अब क्यों रहती है, काम देखो। This fungal symbiote absorb water mineral like phosphorus from the soil and provide them to the plant. ये जो फंगाई है, ठीक है, ये रूट से मान लो और ये ऊपर प्लांट्स है, तो ये रूट्स में जो ये फंजाई लगी हुई है जिसका नाम है माइकोराइजा, ये फंजाई सोइल में से वाटर मिनरल लेती है और ये देती है किसे? ये वाटर मिनरल देती है हमारी प्लांट को, ठीक है। तो माइक्रोराइजा का क्या काम हो गया? माइक्रोराइजा का काम है, ये बड़े बड़े प्लांट है या इनकी रूट से मान लो, इस रूट्स के साथ एसोसिएटेड रहने का। अभी माइक्रोराइजा क्या करेगी? जो सोइल में प्रोड्यूस है मिनरल वगैरह, वाटर वगैरह, वहां से सब एब्जॉर्ब करके ये प्लांट को देगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था दो अल्कोहलिक ड्रिंक बताओ, एक तो बिना डिस्टिलेशन के, एक डिस्टिलेशन के। तो डिस्टिलेशन के साथ तो थी विस्की ब्रांडी राम, बिना डिस्टिलेशन के साथ थी BW, मतलब वाइन और बियर, या बियर और वाइन आप बोलो, ठीक है। मुझे बियर वाइन याद रहता है। नाउ नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम कहते थे लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही में बदल देता था। ये आपको पहली लाइन में बोला। फिर क्वेश्चन क्या पूछा? मेंशन इन टू अदर फंक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन। तो एक तो ये विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है ह्यूमन में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये डाइजेशन में हेल्प भी करता है और हमारे स्टमक में माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक भी करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा हाउ डू माइक्रोराइजा फंक्शन एज अ बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोराइजा जो है बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे एक्ट करता है? तो हमने बोला कि सबसे पहले माइक्रोराइजा जो एक फंजाई है, ठीक है, जो कि बड़े बड़े हायर प्लांट्स की रूट में एसोसिएटेड होता है। अब ये जब एसोसिएटेड होता है तो इसका काम होता है सॉइल में से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट में देना। वाटर मिनरल, मिनरल जैसे फॉस्फोरस, इन सबको एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करना। नाउ 3 मार्क्स की क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर से जितने पूछे जाते हैं उतने मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, ज्यादा पूछे नहीं जाते माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से, फिर भी हमें करने तो सारे हैं। 3 मार्क्स की क्वेश्चन देखो आप। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉमर्शियल प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन। ओके, सबसे पहला नाम है पेनिसिलियम नोटिटम। पेनिसिलियम स्पेस है यहाँ, नोटिटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम एक बैक्टीरिया है जिससे मिलती है पेनिसिलिन, और यह पेनिसिलिन एज ए एंटीबायोटिक काम करती है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? टू किल डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया। तो या तो आप ये लिख दो टू किल डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, या आप लिख दो इट इज एंटीबायोटिक। ओके, तो सबसे पहला था पेनिसिलियम नोटेटम विच इज ऑब्टेन्ड, पेनिसिलियम नोटेटम
By the help of Penicillium otitum bacteria, we obtained penicillium as a product, and penicillium act as an antibiotic to kill disease causing microorganism or bacteria. सेकंड आपसे पूछा है, यहाँ पर स्पेस दे रखा है और बोला है कि नाम बताओ ऑर्गेनिज्म का जो कि लैक्टिक एसिड दे और उसका फायदा क्या है। तो देखो जो लैक्टिक एसिड दे उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम से पता लग रहा, लैक्टोबैसिलस क्या देगा, लैक्टिक एसिड देगा। तो लैक्टोबैसिलस से मिलेगा लैक्टिक एसिड जिसका काम होता है, नहीं, रिमूव क्लोट्स फ्रॉम ब्लड वेसल। ओके, क्लोट्स रिमूव करना ब्लड वेसल में से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, लैक्टिक एसिड मिलता है लैक्टोबैसिलस से, और ये लैक्टिक एसिड जो है ब्लड वेसल जो होती है हमारी, इस तरह से मुझे ब्लड फ्लो हो रहा है नॉर्मल, अब यहाँ कहीं क्लोटेज आ जाए तो इस क्लोट को रिमूव करने का काम करेगा लैक्टिक एसिड। नाउ थर्ड इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जिससे हमें कमर्शियल प्रोडक्ट मिलता है, एक क्लोट बस्टर एंजाइम मिलता है, इसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। ओके, साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज अ क्लोट बस्टर एंजाइम। अगला है, देखो एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन से नीट में 100% क्वेश्चन आता है। मतलब अगर 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो 4 साल में क्वेश्चन है, कोई एक साल रह गया हो, कोई कोई एक रह गया हो। यही सब पूछते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन सा, प्रोडक्ट कौन सा, एप्लीकेशन क्या है। मतलब जैसे आपको पूछ लेंगे कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे, क्या वो ट्राइकोडर्मा से मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, पेनिसिलियम नोटेट्रम से मिलता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, इस तरह से। तो आप जानते हैं जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो आपको ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से मिलता है, ठीक है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। अब आप बोलोगे सर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या काम आता है हमारी बॉडी में, वो तो नाम से पता लग रहा है इम्यून को सप्रेस करना, तो हम हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस क्यों कर रहे हैं। तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक पेशेंट खड़ा है और इस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, इसकी किडनी खराब हो गई, अब इसको किडनी डलवानी है, ठीक है। तो किसी और की किडनी इसमें डलेगी, किसी और ह्यूमन बींग की डलेगी ना, नालायक को, किसी और की मत डाल देना, किसी और ह्यूमन बींग की किडनी इसमें डलेगी, ठीक है। अब इसमें अगर हम दूसरी किडनी डालेंगे तो इसके इम्यून सिस्टम को हमें सप्रेस करना होगा, क्योंकि क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा बैक्टीरिया भी अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो हमारी बॉडी तैयार रहती है उसको किल करने के लिए। तो ये तो पूरी किडनी किसी और ह्यूमन बींग की आ रही है, तो वो किडनी पे उल्टा काम ना कर दे, इसीलिए हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, ताकि किडनी पहले अच्छे से सेटल हो जाए, एक बार घर बार बच जाएगा किडनी का हमारी बॉडी में, उसके बाद इम्यून सिस्टम सोचेगा छोड़ो यार हमारे फायदे का काम है, हमारे लिए फायदा कर रही है, क्यों हम इसे किल करें। तो इस तरह से आपको छोड़ देना है, मतलब आपको क्या इम्यून सिस्टम छोड़ेगा। चलो, नाउ नेक्स्ट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। इसको आप बोलते हो बेकर सिस्ट, ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं, बेकर सिस्ट। बेकरी बेकरी की जो इस्ट होती है, ओके। अब इसका काम क्या है, इसकी एप्लीकेशन है लीवरेज मेडिसिन। नाउ नेक्स्ट इज, जो हमें स्विस चीज दे वो है प्रोपियोबैक्टीरियम शर्मानी। देखो, अब तुमने नाम बोल दिया, ये शर्मा गई, तो देखो क्या नाम है, शर्मानी। शर्मा जी मत कर देना कोई, वो तुम्हारे पर्सनल काम पर्सनल तक रखो है। शर्मानी, प्रोपियोन बैक्टीरियम शर्मानी, ओके। तो ये जो है आपको कहाँ से मिलेगा, स्विस चीज देगी, ठीक है, जो कि एक फूड प्रोडक्ट है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप थ्योरेटिकल देखो चाहे आप एग्जामिनेशन देखो, एमसीक्यू पैटर्न पे काफी 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 इंपॉर्टेंट टेबल है ये, पूछी 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 जाती है, इसको तो रट 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 के जाना। एमटीआर, मुझे तो रटो, इसको तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। रटना क्या, समझना है, मतलब यहाँ हमें पता लग गया पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन मिलती है, एंटीबायोटिक है, साइक्लोस्पोरिन है जो है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है क्लोट को तोड़ने के काम आता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है ब्लड क्लोट्स को हटाता है ब्लड वेसल में। एक बार याद हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये भी आपसे पूछा जाता है नीट में, ये भी भर भर के क्वेश्चन आता है, कितनी बार पूछा, कितनी बार।
Biochemical oxygen demand at what stage the Swiss specimen test is performed? BOD at 3 sample level A, B, C are 30, 10, 500. Which sample of water is more pure? चलो तो देखो BOD क्या होती है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं. ओके, तो BOD इज, या तो आप बोल लो बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड, बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड, या आप कह लो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड बोल रहे हो या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. देखो एक कहानी सुना, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि जो गंगा नदी है, तरह से जो गंगा नदी बह रही है, उसमें कई सारे लोग जो आके अपना वेस्ट डाल रहे हैं. ठीक है, इस गंगा नदी में कई सारे लोग आके अपना वेस्ट डाल रहे हैं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना भी वेस्ट है वो सारा गंगा नदी में एक्यूमुलेट होता जा रहा है. ठीक है, अब गंगा नदी में सारा वेस्ट एक्यूमुलेट होता जा रहा है क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं वो गंगा नदी में अपना वेस्ट डाल रहे हैं. चाहे वो केमिकल फैक्ट्री से केमिकल आ रहा हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री से इंडस्ट्री का कुछ आ रहा हो, या फिर किसी की हस्तियां बोलते हैं हस्तियां वगैरह आ रही हो. ठीक है, तो वो सब हम गंगा जी में बहा देते हैं. तो हम तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम हो गया, पर होता क्या है, गंगा जी क्या है, वाटर, नदी है. अब नदी में अगर हम केमिकल वेस्ट और ये सब डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, नदी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा. क्यों होगा ऑक्सीजन का लेवल, जब हम वेस्ट डाल रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल पानी में कम क्यों होता है. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत कंसेप्ट है अच्छा. जैसे मान लो ये पानी ही पानी, ओके, और ये है पानी में रहने वाला बैक्टीरिया, इससे हाई करो, ये है पानी में रहने वाला एक और बैक्टीरिया, ऐसे करके यहाँ बहुत सारे पानी में बैक्टीरिया रहते हैं. ठीक है, अब अगर कोई वेस्ट डाला आपने, अब ये वेस्ट क्या होगा, ये बैक्टीरिया जाएंगे इस वेस्ट को खाने के लिए. ठीक है, नॉर्मल. पर अगर आपने बहुत सारा वेस्ट डाल दिया, बहुत 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 सारा, तो बैक्टीरिया के तो मजे आ गए, बैक्टीरिया खाएंगे बहुत सारा वेस्ट. ठीक है, पर बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अगर वो बहुत सारा वेस्ट खाएंगे तो वो ऑक्सीजन भी लेंगे, ऑक्सीजन डिमांड भी चाहिए उनको. तो बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड कब बढ़ेगी, जब कचरा बहुत ज्यादा होगा पानी में. ठीक है, और एक बात बताओ, अगर बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, बैक्टीरिया ने ही सारा ऑक्सीजन ले लिया पानी में, तो पानी में रहने वाले बाकी एनिमल्स का क्या, बाकी फिशेस का क्या, उनकी ऑक्सीजन लेवल का क्या. और अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो इकोसिस्टम डैमेज, और वो सब मरने लग जाएंगे, पानी खराब होने लग जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जिसका वाटर का ज्यादा, इसीलिए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, जिस वाटर का, जिस H2O का BOD ज्यादा, वो उतना ही खराब पानी, क्योंकि बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, मतलब वहां पे पोल्यूटेंट ज्यादा, कचरा ज्यादा, इंडस्ट्री के केमिकल ज्यादा, और वहां पर अगर ज्यादा तो वो पानी पीने लायक रहेगा ही नहीं. ठीक है, तो हमेशा BOD कम होना चाहिए. तो BOD क्या होती है आप समझ गए होंगे, बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके, नाउ आगे चलते हैं. The BOD test measure the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water. मैंने बोल दिया कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सैंपल सी इज मोस्ट पोल्यूटेड, इट हैज हाईएस्ट BOD लेवल अमंग द थ्री. अच्छा, देखो यहाँ पे आपसे पूछा था कि 3 सैंपल है A B C, एक का है 30, दूसरे का है 10 mg, और तीसरे का निकला है C वाले का 500 mg पर लीटर. अब एक बात बताओ, इतना ज्यादा BOD 500, तो सबसे खराब पानी, तो देखो सबसे सही पानी हुआ B वाला, क्योंकि उसकी BOD सिर्फ 10 है. फिर हुआ आपका A वाला, उसकी BOD 30 है. और फिर लास्ट में आया आपका C वाला, क्योंकि C वाले की BOD 500 है और ये मोस्ट पोल्यूटेड है. तो ये सबसे दिक्कत वाली बात है, मोस्ट पोल्यूटेड वाटर है C वाला. Sample C is most polluted because it has high BOD level among the 3 sample of water. नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 3 मार्क्स में आपको ये पूछे जाते हैं और आपको याद करने हैं. इसको भी मैं बोलूंगा MTR, मुझे तो रटो, रटना ही पड़ेगा.
ठीक है, या फिर इनके लिए बोल दो MTRHL, मुझे तो रट ही लो, जैसा आपको सूट लगे, पर रटना तो पड़ेगा। चलो, now next question is given below is the flow chart of sewage treatment, fill in the blanks, space A to F। अब यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट तो दिया नहीं है, पर आपको जब एनसीईआरटी के डायग्राम देखोगे आप, तो वहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिखेंगे और वो डायग्राम्स आपको याद करने हैं। मैंने जब लेक्चर लिया था आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, तो वहां पर मैंने आपको डायग्राम्स की बोली भी थी कि आप डायग्राम जरूर देख के जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम पुट अप कर लेंगे। जैसे मान लो ये एक इंसान में बना दे, अब पूछेंगे ये क्या है, ए क्या है, बी क्या है, इस इंसान का सी क्या है, डी क्या है, इस तरह से पूछेंगे। तो आपको लेबलिंग आनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे लेबलिंग क्या क्या है, एरेशन टैंक, मैंने आपको बताया था जब आपको पढ़ाया था मैंने बीओडी के बारे में, एक बार लेक्चर देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा एडग्राउंड पे, बायोलॉजी क्लास 12 की प्ले लिस्ट में। ठीक है, मैंने ही पढ़ाया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, what a biofertilizer? A farmer is advised to add the culture of bacterium in the soil before sowing the crop. Name the bacterium in culture. How is the bacterium useful to crop? एक फार्मर था, अब उसने बैक्टीरिया को यूज किया अपने सोइल में, और ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि कल्चर में यूज कर रहे हो, और उस बैक्टीरिया से हमें क्या फायदा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखो, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, सबसे पहले पूछा व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। ये किसान है, जय जवान जय किसान। ठीक है, अब इसने क्या यूज किया, बायो फर्टिलाइजर। इसके हाथ में क्या है यहाँ पे, बायो फर्टिलाइजर। नाम से तो ऐसा लग रहा है बायो फर्टिलाइजर से तो कोई बायो वार कर रहे, वर्ल्ड वॉर 3 का, कुछ भी नहीं है। ये इसकी जमीन है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी सोइल वगैरह है। अब इसने क्या करा, बायो फर्टिलाइजर डाल दिया यहाँ पे, और इसने अगर बायो फर्टिलाइजर डाला ना, तो इसकी सोइल की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत अच्छी हो गई। जो सोइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी थी, सोइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी एक नंबर हो गई। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सोइल। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो कि सोइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बहुत अच्छी कर दे, वो होते हैं बायो फर्टिलाइजर। आई रिपीट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सोइल की क्वालिटी, न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को इंप्रूव कर दे, वो होते हैं बायो फर्टिलाइजर। अब फार्मर को कौन सा बैक्टीरिया हम एडवाइस करते हैं, वो है एजोटोबैक्टर, या फिर आप बोल लो एजोस्पाइरुलम। Azotobacter is advised to add a culture of bacterium in the soil before sowing the crop। ठीक है, जो कि फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नाउ this bacterium fixes atmospheric nitrogen into organic form which is used by the plant as a nutrient। ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है और प्लांट में न्यूट्रिएंट लेने में हेल्प करता है। या जैसे मान लो कहीं पे भी कौन है अपना एजोटोबैक्टर, ये एजोटोबैक्टर क्या कर रहा है, नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है उसको फिक्सेशन कर रहा है, उसको तोड़ के, ठीक है, उसका प्रोडक्ट बना रहा है जो कि हम प्लांट को एज ए न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। तो व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर, दीज आर द organisms that enrich the quality of the soil। A farmer advice which type of bacteria, azotobacter। This bacterium fixes atmospheric nitrogen into organic form which is used by the plant as a nutrient। Now next question is what are statin? Statin, name the microorganism that produce this substance, how is it medically important? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, स्टैटिन क्या है, स्टैटिन आर कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल को कम करे वो है स्टैटिन। ठीक है, जैसे ये पेशेंट है, किस तरह का पेशेंट हो गया, चलो बना दिया, बन गया है तो ठीक है। ये एक पेशेंट है, इसको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। अब क्या करें, टेंशन ले नहीं, इसको देंगे हम स्टैटिन। क्या भाई, स्टैटिन खा, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करके। क्या बोलोगे, एक काम कर भाई, तू स्टैटिन खा, ऐसा डॉक्टर वाली फील लेना, तू स्टैटिन खा
और तेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करके। नेक्स्ट ऐसे याद रख लो ना, ओके। तो ये जो स्टैटिन है ये हमें मिलता किससे है? एक ईस्ट से मिलता है। उस ईस्ट का नाम है मोनस्कस परफ्यूरिस। मोनस्कस परफ्यूरिस, ओके। तो स्टैटिन विच आर ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट का नाम क्या है? मोनस्कस परफ्यूरिस, ओके, जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा। तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है स्टैटिन। स्टैटिन मिलता है ईस्ट से, उस ईस्ट का नाम है मोनस्कस परफ्यूरिस, ओके। They act by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol and are used as a blood cholesterol lowering agent. यहाँ पे बोला है कि ये उसे बंद कर देगा जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है हमारी बॉडी में। जो भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाता है उस मैकेनिज्म को कौन बंद कर देगा? स्टैटिन। और स्टैटिन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देगा। और जो ऑप्टेन होता है ईस्ट से, ईस्ट का नाम है मोनस्कस परफ्यूरिस, ओके। यहाँ तक सब क्लियर है आपको? क्लियर है तो आगे चलते देख लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन सीवियर ट्रीटमेंट। अगर इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो यही मैक्सिमम टाइम। एक बायोगैस भी है और ये इतना नहीं पूछा जाता, ये भी है, ठीक है। एक बार सारे रीड आउट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसीजर बताओ कि सीवेज ट्रीटमेंट में कौन कौन से प्रोसीजर इन्वॉल्व है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट फॉलोइंग प्रोसीजर आर फॉलो। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इट इज द फिजिकल सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द सेटलिंग टैंक बाय लोअर बीओडी। देखो टू लोअर बीओडी। जैसे यहाँ पे क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ये हमारा गंदा पानी है, ठीक है। ऊपर क्या है, इस तरह से हैवी पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और नीचे जो है छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हैवी पार्टिकल है इनको सबको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि बीओडी कम हो जाए। क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल रहेंगे तो बैक्टीरिया उनको खाने जाएंगे, ठीक है, और बीओडी बढ़ेगा। तो बीओडी को कम करने के लिए, बीओडी कम ही रहना चाहिए, जितना कम बीओडी उतना पानी अच्छा। बीओडी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल है उनको हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, फिजिकल सेपरेशन कर देते हैं हम सस्पेंडेड सॉलिड का इन द सेटलिंग टैंक टू लोअर बीओडी। बीओडी को कम करने के लिए हम सस्पेंडेड सॉलिड, जो सॉलिड सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड मतलब ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, उनको फिजिकल सेपरेट कर दें। To remove solid fraction from the raw sewage is scraped into a huge open tank where they are subjected to anaerobic digestion. अब क्या होगा, इसको हम दूसरे टैंक में ओपन करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ से बड़े बड़े पार्टिकल जो सस्पेंडेड है उनको हटा दिया, हम यहाँ पे हम इसको किससे अटैक कराएंगे? एनारोबिक से। एनारोबिक डाइजेशन होगा इनका, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट रिलाइज एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी। The method employed in secondary treatment: filtration by sand filter, aeration process, use of oxidation pond. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपको तीन तरह के ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले फिल्ट्रेशन, इससे एक सैंड फिल्टर आता है, उससे फिल्ट्रेशन करोगे। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। जैसे चाय पत्ती है, चाय है, चाय में चाय पत्ती है, तो वो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है जब आप चाय छन्नी लगाते हो, और नीचे क्या आ जाती है? चाय। और चाय पत्ती किस में रह जाती है? छन्नी में। तो ये क्या करा आपने? फिल्ट्रेशन। ये नॉर्मल एग्जांपल है फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा है एरेशन प्रोसेस, तीसरा है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द sludge with accumulates after secondary treatment is disposed of after drying and afferent is allowed for tertiary treatment. जो स्लज रह गया एक्यूमुलेट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी, उसको हटाएंगे, ड्राइंग करेंगे और फिर उसको टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? इट इंक्लूड केमिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लोरीनेशन इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर डिसइंफेक्शन। अब एक मेरी बात सुनो, लास्ट में जब आप टर्शियरी ट्रीटमेंट में आ रहे हो, ठीक है,
तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, पानी में बैक्टीरिया तो होंगे ही, बिल्कुल 100%। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, क्लोरीन गैस को या क्लोरीन को पास कराएंगे, और क्लोरीन को जब हम पास कराएंगे तो क्लोरीन के पास कराने से वाटर जो है फिल्टर हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, यहाँ के जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे लगभग लगभग। ठीक है, तो वो टर्शियरी ट्रीटमेंट हो गया। तो प्राइमरी में हमने क्या करा, सस्पेंडेड पार्टिकल निकाले और उसको एनारोबिक से पास कराया। सेकेंडरी में हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन पॉइंट का यूज करा, एडिशन प्रोसेस का यूज करा और फिल्ट्रेशन करा सैंड फिल्टर से। टर्शियरी में हमने क्या करा, क्लोरीन गैस पास कराई, उसको रिमूव किया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज बायोगैस, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, नेम द माइक्रोब इन्वाइडेड इन बायो प्रोडक्शन। देखो ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द गैस प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ वेस्ट बायोमास इज कॉल्ड बायोगैस। जो भी गैस प्रोड्यूस होती है एनारोबिक फर्मेंटेशन से, देखो जैसे हम घर का वेस्ट मटेरियल जो है, जितना भी कूड़ा कचरा जितना भी वेस्ट मटेरियल है, ये सारा क्या डालते हैं, एक एनारोबिक फर्मेंटेशन में डालते हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन में सारा वेस्ट मटेरियल डालते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, यहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, यहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो अब बायोगैस अकेली नहीं होती कि हाँ मीथेन ही मीथेन है, बायोगैस में क्या क्या होता है ध्यान से सुन लो, मीथेन, CO2, हाइड्रोजन बहुत अच्छे, नाइट्रोजन वेरी गुड, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे याद करते रहो, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। ठीक है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, these are the component, these are the gases which is involved in the biogas। तो हमने क्या करा, ये गैस जो है तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे घर का वेस्ट वगैरह, हमारे घर का वेस्ट मटेरियल हम एनारोबिक फर्मेंटेशन में डालें और उससे हमें मिलती है बायोगैस। और बायोगैस में सिर्फ मीथेन नहीं होता, पर हाँ हम ये कह सकते हैं कि मीथेन सबसे ज्यादा होता है। तो बायोगैस में क्या क्या होगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे याद रखो यार, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हो आप, CO2 देते हो, ठीक है, ऑक्सीजन ली, CO2 दी, तो दो तो गैस याद हो गई। एनवायरमेंट में क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तीन याद हो गई, हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल, चार याद हो गया। ऐसे करके याद कर लो, मीथेन तो सबसे ज्यादा होता है याद करने। द माइक्रोब्स ऑफ विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, ऐसे माइक्रोब जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं बायोगैस का प्रोडक्शन करने में, वहां यहाँ पे दे रखे हैं आपको। सबसे पहला है हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया में आते हैं सेलुलोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम। दूसरा हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जिसमें आते हैं सिंट्रोफोमोनास वोल्फी। थर्ड इज मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जिसमें आते हैं मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोबैक्टीरियम मोमेलियंस। की जो है ये एक SPP है, SPP मतलब सरनेम के पीछे लगना, ठीक है, एक स्पीसीज के बारे में बताता है। अब देखो, तो हमने क्या देखा कि बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है, बायोगैस के कौन कौन से बैक्टीरिया जो है बायोगैस के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखेंगे बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्क्रीट टैंक इज फेड ए फ्लोटिंग कवरेज ओवर स्लरी। ठीक है, मतलब एक कॉन्क्रीट टैंक होता है, बड़ा सा टैंक होता है बायोगैस का, आपने देखा भी होगा छोटी क्लासों में डायग्राम, जो कि अंडरग्राउंड भी रखते हैं हम। ठीक है, इधर से हम डालते हैं हमारा वेस्ट वगैरह इस तरफ से, और इस तरफ से नीचे जो है अंडरग्राउंड आपको लगा रहता है बायोगैस का, और फिर इधर से जो है आपको बायोगैस ऑब्टेन होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो आउटलेट पाइप होता है, एक इनलेट पाइप होता है। ठीक है, ड्यूरिंग बायोगैस प्रोडक्शन माइक्रोब जो है ऑर्गेनिक फ्रैक्शन को बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट एंड डिफ्यूज बायोगैस। ठीक है, कुछ भी नहीं है, देखो मैं एक सिंपल सा बताता हूँ। जैसे एक तरफ तो इनलेट हो गया, जैसे ये इनलेट है, इनलेट मतलब जहाँ से हम वेस्ट वगैरह डालें। ठीक है, फिर ये इनलेट अंडरग्राउंड जा रहा है, यहाँ पे इस तरह से मशीन बनी हुई है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, ये जो भी मैंने आपको बताया। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी हम वेस्ट डालेंगे इस वेस्ट को तोड़ मरोड़ के गैसेस में कन्वर्ट करके इस तरह से आप आउटलेट ले लेना है। सिंपल सा है वो, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8,
Microbes can be used to decrease the chemical fertilizer and pesticide. Explain how can be this accomplished. कैसे आप बैक्टीरिया और इनको यूज लेके केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जो यूज है उनको कम कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन में आपसे इतना सा पूछा है कि हमने केमिकल फर्टिलाइजर का, हमने पेस्टिसाइड का यूज बिल्कुल कम कर दिया और हम अब माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं जैसे ये कोई प्लांट है और इस प्लांट पे किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, किसी वायरस ने अटैक कर दिया, तो हो क्या रहा था कि दिन पे दिन ये प्लांट जो है खराब होता जा रहा। तो पहले के जमाने में इंसान आते थे, इंसान ही आते थे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हम क्या करते थे, यहाँ पर एक मशीन लेके आते थे और उसको स्प्रे करते थे, उसे हम कहते हैं डीडीटी, सुना होगा आपने। केमिकल फर्टिलाइजर हम स्प्रे करते थे प्लांट पे ताकि जो है प्लांट से बैक्टीरिया और वायरस जो है खत्म हो जाए। अब इस स्प्रे से बैक्टीरिया वायरस तो खत्म हो जाते हैं और प्लांट भी जो है डिजीज फ्री हो जाता, पर जब इस प्लांट को हम खाते या वो जो हमने डीडीटी स्प्रे गया वो सोइल में जाता। अब एक बात बताओ, डीडीटी जो हमने छोड़ा या तो प्लांट पे तो रहेगा ही सही क्योंकि हमने प्लांट पे तो छिटका है बैक्टीरिया को हटाने के लिए, और एक सोइल में भी गया, मिट्टी में भी गया। अब मान लो बारिश आई और ये जो सोइल का डीडीटी है ये बह के किसी नदी में चल गया और ये नदी में फिशेस ने उनको खा लिया, फिशेस को ह्यूमन बींग ने खा लिया, तो अल्टीमेटली ये वापस किसके पास आ रहा है, ह्यूमन बींग के शरीर में आ रहा है। या फिर कोई जानवर आया उसने ये प्लांट को खा लिया, उस जानवर को फिर ह्यूमन बींग ने खा लिया, तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग में आके एक्यूमुलेट हो रहा था और धीरे धीरे क्या हुआ, कैंसर होना स्टार्ट हो गया इससे। तो हम हमारे खाने को बचाने के लिए जो डीडीटी डाल रहे थे वो अल्टीमेटली हमारी ही बॉडी में आ रहा था, या तो कोई पानी से आ रहा है, कोई फिश खा गए हम, कोई एनिमल खा गए हम, या फिर सीधा प्लांट ही खा गए हम, तो उस थ्रू क्या हो रहा था, हमारी बॉडी में डीडीटी एक्यूमुलेट होता जा रहा था सालों साल, और उसके बाद क्या होता था, वो कैंसर कोज करता था। तो इन सब मगजमारी से बचने के लिए हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया माइक्रोब्स को। देखो, in modern society, the problem of plant disease and pests are being tackled lay of use of chemical, but these chemical are toxic and extremely harmful to human being। जैसा कि मैंने आपको बोला, पहले हम क्या यूज करते थे, टॉक्सिक्स यूज करते थे जैसे डीडीटी वगैरह, और ये टॉक्सिक जो है एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए एंड इन्वायरमेंट के लिए भी। Thus, in agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than chemical. Example, in order to control butterfly, caterpillar, a bacteria called BT are available at Zayat, sporin, saccate, which are mixed with water and spread out vulnerable plant। देखो एक सीधा सा एग्जांपल देखो, होता क्या था कि ये जो प्लांट है इस पे कैटरपिलर आके ग्रो करने लगा, कैटरपिलर, और ये प्लांट जो है धीरे धीरे खराब होता जाता था, कैटरपिलर खराब कर देती, खा जाती। तो हमने क्या किया, इस प्लांट पे कोई डीडीटी नहीं छिटका, वो हमने बंद कर दिया। हमने क्या करा, एक बैक्टीरिया यहाँ पे डाल दिया, बैक्टीरिया का नाम है बीटी बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया ने क्या करा, इस कैटरपिलर के स्टमक को ही फाड़ दिया, मतलब अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बीटी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। अब ये बीटी को हमने डाल दिया और ये क्या करेगा, कैटरपिलर को खत्म कर। तो ना हमने कोई केमिकल यूज किया, कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ सिंपली बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर दिया, उस बैक्टीरिया ने कैटरपिलर को किल कर दिया, हम खुश, बैक्टीरिया खुश, कैटरपिलर को बोल दिया सॉरी, यहाँ पे अलाउ नहीं है आपका। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ डू बायो फर्टिलाइजर एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हाउ डू साइनोबैक्टीरिया एक्ट एज। अभी हमने देखा कि बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सोइल की ही न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब ऐसा क्यों, और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कैसे बायो फर्टिलिटी बढ़ाता है, चलो कैसे हम साइनोबैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं साइनोबैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन दे दूं, नया नाम है आपके लिए साइनोबैक्टीरिया, बहुत सारों ने सुना भी है कई बार। तो साइनोबैक्टीरिया ने फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करी थी, ऐसा कहा जाता है, फर्स्ट ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, ओके। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज बीजीएफ, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया का।
क्योंकि मेरे को बताना था आपको. ओके, नाउ the biological routes of improving soil fertility of optimum crop production operated by microbes, and hence they are known as biofertilizer. हमारी प्लांट की प्रोडक्शन को भी आजकल बैक्टीरिया बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें बायो फर्टिलाइजर कह रहे हैं. सेव प्लांट. ठीक है. अब कुछ जो होते हैं रूट्स में होते हैं, और रूट्स में क्या करते हैं, वाटर मिनरल लेते हैं, प्लांट को दे देते हैं. तो ये भी अच्छी बात है, प्लांट के पास ज्यादा वाटर मिनरल आ रहा है, जैसे नॉस्टो कहना बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. ठीक है. देखो क्या क्या काम करते हैं, जैसे नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया एटमोस्फेयर की, सोल्यूबलाइज कर दिया इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर को, स्टिमुलेट कर दिया प्लांट की ग्रोथ को, फॉस्फोरस का अपटेक बढ़ा दिया प्लांट से, और डिकम्पोजिशन कर दिया प्लांट रेजिड्यू का. तो ये सारे काम प्लांट के. अब एक बात बताओ, आपका कोई खाना बना रहा है, आपको कोई पानी भर के दे रहा है, आपका कोई सारा आगे से आगे काम कर दे रहा है, तो आप उसकी तारीफ भी करोगे कि यार ये तो मस्त बंदा, मेरा सारा काम हो जाता है. तो वैसे ही प्लांट का सारा काम कौन कर रहा है, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, सोल्यूबलाइज कर रहा है इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर को, स्टिमुलेट कर रहा है प्लांट की ग्रोथ को, फॉस्फोरस की अपटेक बढ़ा रहा है, डिकम्पोजिशन कर रहा है प्लांट के रेजिड्यू को. रेजिड्यू मतलब प्लांट का वेस्ट मटेरियल जो बचा कुछ है. ठीक है. अब बात करें साइनोबैक्टीरिया की. साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल एनाबेना. कोई इसको एंडाबेंडा नहीं बोलेगा, दैट इज एनाबेना. ओके. Anabena, which is found in the leaf cavity of water fern Azolla, fixes nitrogen from atmosphere and excrete nitrogenous compound into leaf cavity. साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबेना ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है. कहाँ मिलता है, फर्न में, एजोला में. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट अ मिनट. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज प्राइमरी स्लज डिफर फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज, what type of changes in the sludge carried out in anaerobic sludge digester give the composition of biogas produced in the sewage plant. तो देखो प्राइमरी स्लज जो है वो कैसे डिफरेंस है एक्टिवेटेड स्लज. प्राइमरी स्लज is also all solid like soil, small pebble that are settled down in the settling tank during primary treatment of sewage. प्राइमरी स्लज में क्या क्या आता है आप जानते हो, मैंने आपको बताया था. जैसे मान लो प्राइमरी, तो ऊपर क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं इस तरह से, जो कि हम फिजिकली रिमूव करते थे. तो वो ये प्राइमरी स्लज इज ऑल सॉलिड लाइक सॉइल, स्मॉल पेबल दैट आर सेटल्ड डाउन इन द टैंक ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. एक्टिवेटेड स्लज इन दिस सेडिमेंट ऑफ बैक्टीरिया फ्लोक्स सेटलिंग टैंक ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. अब एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया की फ्लोक्स होते हैं. फ्लोक्स आर मास ऑफ बैक्टीरिया. फ्लोक्स क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, held together by slime and fungal filament. A part of activated sludge is a inoculum in aeration tank. तो देखो सीधी सी बात है, जो प्राइमरी स्लज डाइजेस्टर होता है वहां पे क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो कि नीचे जमे होते हैं. अब उनको हम रिमूव करते हैं. पर मैं अगर मैं बात करूं एक्टिवेटेड स्लज की, तो एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, एज ए इनोक्यूलम काम करता है. मतलब वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और उसका एक ड्रॉप भी अगर हम उठा लेना एक्टिवेटेड स्लज का और उसे किसी प्राइमरी स्लज में डाले, तो वो भी एक्टिवेटेड हो जाता है. ये इतनी सी कहानी बस. लास्ट में पूछा है कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, आपको याद कराया था. ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन. देखो मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब. ठीक है. नाउ ये हो गया आपका चैप्टर. चैप्टर था आपका, और हमने देखा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन. Microbes in human welfare, chapter number 10, biology class 12, important question according to based on CBSE pattern. ठीक है. इसको एक बार गो थ्रू कर लेना इस पीपीटी से. आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा. ऐसे ही पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए एडुग्रोन के साथ, बने रहिए शुरू के साथ. हैव अ नाइस डे, थैंक यू. मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में, नेक्स्ट चैप्टर की सीबीएसई पैटर्न पे. थैंक यू.